हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जेनिका पे। आज हम लोग अपने मैट्रिक क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको सेंटअप एग्जामिनेशन सॉल्यूशन के 11 क्वेश्चन नंबर से लेकर 20 क्वेश्चन नंबर तक के हल मिलेंगे दोस्तों। तो यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और एक बात और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे, आप उसके लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यदि मैं उसका हल, किसी भी प्रश्न का हल करा देता हूँ, तो आप उसे वीडियो पॉज़ करके लिख लें अपने कॉपी पर और फिर वीडियो कंटिन्यू करें दोस्तों। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं पहली प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक तो पहले मैंने करा दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का आपको परिभाषा याद होना चाहिए दोस्तों। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल दो गुणनखंड होता है। कितना गुणनखंड होता है? जिसका केवल दो गुणनखंड होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यह आपने पहले से भी परिभाषा पढ़ रखा होगा कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद कौन सा है? 3 है। उसके बाद कौन सा है? 5 है। और देखिए, ध्यान से देखिएगा तो यही एक सम अभाज्य संख्या है 2। बाकी सारे जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं ना दोस्तों, वह विषम अभाज्य संख्याएं होते हैं। अच्छा, तो चलिए ऑप्शन में पहला दिया हुआ है 91। 91 देखिए दोस्तों, 1 से तो कटता है, क्योंकि हर संख्या, प्रत्येक संख्या एक और अपने आप से कटती है। तो 1 और 91 से तो ये कट ही गया। लेकिन यह संख्या 7 और 13 से भी कटता है, क्योंकि 13 सत्ते कितना होता है? 91। अगला अगला ऑप्शन, इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 121 है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि एक और अपने आप से तो सारी संख्याएं कटती ही हैं, लेकिन बीच में यह 11 गुना 11 से कट जाती है। कितना से? 11 गुना 11, क्योंकि आपको पता होगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। और इसको भी देख लेते हैं। तो 1 और 85 तो अपने आप से कटवे किया, एक और अपने आप से। लेकिन 85 का अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो 5 अंतिम अंक है, तो यह 5 से भी कटेगा। और 5 से अगर डिवाइड करेंगे 85 में तो 17 टाइम्स में कट जाएगा। यानी 5 से जो संख्या कटेगा वो 17 से भी कटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ना इसे पहले लिख लीजिए अपने कॉपी पर और फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 41, दैट इज 41 ही हमारा अभाज्य संख्या है, जो कि केवल एक और अपने आप से कटता है। अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके मैट्रिक एग्जाम में हर साल पूछा जाता है लगभग क्वेश्चन। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y बराबर 36 का हल है? तो क्वेश्चन में ना दोस्तों दो समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण ये हुआ और एक समीकरण ये हुआ। दो समीकरण दिया हुआ है। इसको मैं चरों की संख्या कितने हैं दोस्तों? एक और एक, दो। दो चर है तो वो अलग अलग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे आसान होगा ना दोस्तों कि आप क्या करिए, ऑप्शन को रख दीजिए। ऑप्शन एक्स बराबर कितना है? 2, वाई बराबर 6। तो आप यदि x बराबर 2 यहाँ रखते हैं, y बराबर 6 रखते हैं, 0 के बराबर आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा में भी वैसे ही देख लेंगे, x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे, y बराबर 6 रखेंगे। अगर 36 आ गया, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम कह देंगे कि यह इस समीकरण का हल है। यदि सेटिस्फाई नहीं किया, x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू 6 रखें, तो यहाँ पर यदि 0 नहीं आया तो यह समीकरण का संतुष्ट नहीं करेगा। ये वैसे ही कोई भी दोनों में अगर आ गया तो संतुष्ट कर जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितना रखते हैं? x की वैल्यू यहाँ कितना है? 2, तो 2 रखिए। माइनस y की वैल्यू कितना है? 6, तो 3 दूना कितना हो गया? 6 माइनस 6 बराबर 0। तो पहला समीकरण तो संतुष्ट कर गया। अब दूसरी समीकरण में भी रख कर चेक कर लेंगे।
3 गुना x की जगह कितना है दोस्तों 2 और प्लस 5 गुना y की जगह पर कितना है दोस्तों 6 बराबर 36 आता है कि नहीं? अगर 36 आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 दूना 6 प्लस 5 छक्का 30, तो 6 में 30 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 36, यानी 36 बराबर है 36 के। तो x बराबर 2 तथा y बराबर 6 दोनों पर यह दोनों समीकरण सेटिस्फाई कर गया। x बराबर 2 पर और x y बराबर 6 पर दोनों समीकरण संतुष्ट कर गया, तो हमारा आंसर क्या होगा ए। यदि आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे ना दोस्तों तो आप ऑप्शन से ही जाएं, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि आप विलोपन विधि या ब्रजगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि कोई विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आने वाले जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसको में हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लेकिन एक काम करिए जरूर, क्योंकि वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 56 का घात है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 56 का घात है। तो कोई भी बहुपद का घात क्या होता है दोस्तों? तो अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर घात कितना है 2 है, यहाँ पर घात कितना है नहीं कुछ दिया हुआ है, मतलब कितना है 1 है। यहाँ पर घात कितना हुआ है हम 0 कह सकते हैं, क्योंकि x का घात 0 बराबर 1 होता है। तो 56 यदि संख्या दिया हुआ है तो 56 को 56 गुना 1 लिख सकते हैं और 1 को क्या लिख सकते हैं 56 गुना x के घात 0। तो यहाँ देखिए x का घात कितना है 0, यहाँ x का घात कितना है 1, यहाँ x का घात कितना है 2। तो अधिकतम घात कौन हुआ 2, तो 2 ही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा 1 56 और माइनस 15 क्या है, तो यह गुणांक है। क्या है? गुणांक। लेकिन हमसे पूछा है घात, तो घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख कैसे हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो हलों की संख्या क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? तो एक रेखा ऐसे और एक रेखा कहीं भी कहीं प्रतिच्छेद कर देगी, मतलब किसी एक बिंदु पर काट देगी। और हम जानते हैं कि जिस बिंदु पर कटान बिंदु होता है वही उसका हल होता है। तो कितना बिंदु पे यहाँ दोनों रेखा काट रही है? एक बिंदु पर। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा दोस्तों, ठीक है। आपसे हो सकता है कि ऐसे पूछ ले कि यदि रेखा समपाती हो, समपाती, तो कितने हल होंगे? समपाती मतलब एक रेखा ऐसे है और अगला जो ग्राफ बनाएंगे समीकरण का वो इसी के ऊपर आ जाए, तो अनंत पॉइंट पर यहाँ पर तो टच कर रहा है ना, सारे पॉइंट पे कर रहा है, तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। अगला समपाती के बाद हो सकता है कि आपको पूछ दे कि समांतर है, कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख क्या है? समांतर। समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं कैसे होता है? जो दो रेखा के बीच में हमेशा जो दूरी है वो समान रहे उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मान लेते हैं कि समांतर रेखा क्या है? डी है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा कहीं एक दूसरे को काट रहा है? किसी भी बिंदु पे काट नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कितने हल होंगे? एक हल होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक हल, या इसी को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। क्या कहते हैं दोस्तों? अद्वितीय हल, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक के शून्यकों का योग है। त्रिघात बहुपद एक दिया हुआ है जिसको मैं शून्यकों का योग पूछ रहा है। अच्छा दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? जितना घात उतने शून्यक। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। तो मान लेते हैं कि 3 को शून्यक है अल्फा, बीटा और गामा।
तो इनका योग पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, यानी बी यहाँ पर क्या है, तो यदि आपसे पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको दोस्तों, जो ए होता है ना, इसको कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जो स्टैंडर्ड रूप है ना त्रिघात बहुपद का उससे, तो स्टैंडर्ड रूप त्रिघात का कितना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए एक्स क्यूब के पहले कितना हुआ है, ए है, यहाँ पर एक्स क्यूब के पहले कितना है, नहीं कुछ है, नहीं कुछ है मतलब एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो यह कहलाता है गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, एक, एक्स क्यूब का गुणांक गुणांक यहाँ पे कितना है, ए, तो ए की वैल्यू कितना हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पे एक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, -3, यानी यहाँ पे बी है, यहाँ पे -3 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। एक्स का गुणांक होता है सी, एक्स का गुणांक क्या होता है, सी, और एक्स का गुणांक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है मतलब कितना है, एक है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, एक। अब देखिए डी, डी अचर पद कहते हैं या एक्स का घात 0 का गुणांक है, और यहाँ पर डी बराबर कितना है दोस्तों, डी बराबर एक है। तो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -3, तो -3 लिख दिए, बटा ए का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 दे रखा है, तो 1 रख दिए। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +3/1, यानी कितना हो गया दोस्तों, 3 ही ना हुआ, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 3। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप इस वीडियो पॉज करके इसे आप लिख लें और फिर आगे बढ़ें। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, डॉट 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 का सार्व अंतर होगा। क्या पूछा है दोस्तों, सार्व अंतर। तो समांतर श्रेणी में आपको सार्व अंतर निकालना है ना, तो क्या कहते हैं, अगला पद, कोई भी अगला पद आप उठा लीजिए, उसको में से पिछले पद को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया, तीसरा पद ए है, तो मान लेते हैं कि T1 ए है, T2 ए है, T3 ए है। T1 मतलब टर्म्स होता है इंग्लिश में, और इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पद, यानी टी मतलब पद, और एक लिख रहे हैं मतलब पहला पद, T2 लिख रहे हैं यानी पद हो गया, और कौन सा पद है, दूसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। तो समांतर श्रेणी में सार्व अंतर निकालना है, क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए सार्व अंतर को क्या चीज से दर्शाया जाता है दोस्तों, स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। तो स्मॉल डी बराबर किस, कोई भी आप ले सकते हैं, T3 माइनस T2 ले सकते हैं, T2 माइनस T1 ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि Tn+1 माइनस Tn ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, डी बराबर, तो आप समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, घटा लीजिए, हम T2 माइनस T1 कर देते हैं, तो 5/3 माइनस कितना हो जाएगा, 1/3, T2 ये हो गया, और माइनस का T1 घटा देंगे दोस्तों, तो 3 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 3, 3 में 3 से भागा दिए 1, 1 में 5 से गुना किए 5, माइनस 3 में 3 से भागा दिए 1, 1 में 1 से गुना किए 1, 5 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, 4/3। तो हमारे सवाल का उत्तर 4/3। आप इस वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पर जरूर लिखें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हाँ एक बात और, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मूल्य समान होता है तो क्या होता है, शर्त क्या है मूल्य समान होने का। तो ये जो शर्त है ना दोस्तों, ये d बराबर क्या होता है, 0, d बराबर क्या होता है, 0, d बराबर यदि 0 हो गया तो मूल्य क्या होंगे, समान होंगे, मूल्य क्या होंगे, समान। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, डी होता है विवेचक। यहाँ पर देखिए
कंफ्यूज मत करिएगा, यह डी कैपिटल में है, बड़ा वाला डी है। अभी जो पिछले वाले प्रश्न में देखे थे वह स्मॉल डी था, स्मॉल डी मतलब सार्वंतर समांतर श्रेणी का, लेकिन यह डी है जो द्विघात समीकरण का विवेचक को दर्शाता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0, क्योंकि डी बराबर 0 पर ही क्या होता है, मूल समान होता है, मूल क्या होता है, समान होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4ac, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac। तो यही हमारा उत्तर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, डी बराबर 0 पे मूल समान होता है, डी इज ग्रेटर देन 0 पर मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, मूल वास्तविक होता है, होता है, और अलग अलग होता है यानी भिन्न होता है। मूल क्या होता है, भिन्न होता है, यानी डी बड़ा होगा यदि 0 से तो मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है, मूल भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि, अच्छा, मूल मतलब आपको पता होगा कि x का जो वैल्यू होता है ना, निकाल के लाते हैं, वही मूल कहलाता है दोस्तों, या उसी का हल कहते भी हैं। तो x का वैल्यू हो सकता है कि डी का मान निकालें, डी बड़ा हो गया 0 से, तो एक मूल हो सकता है 2 हो, तो अगला मूल 2 नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन यदि मूल समान है, यानी एक मूल यदि 2 है तो दूसरा मूल भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। अच्छा, एक और शर्त है इसको में कि डी लेसर देन 0 है, तो मूल क्या होता है, कोई भी मूल नहीं होता है, कोई भी मूल नहीं होता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना ही चाहिए सर्वांगसम किसे कहते हैं दोस्तों। सर्वांगसम मतलब कि हम एक चीज के ऊपर एक चीज रख दें और वो पूरी तरीके से ढक जाए, उसी को क्या कहते हैं, सर्वांगसम, जिसका सारा अंग समान हो। लेकिन समरूप में वैसा नहीं होता है। समरूप आकृतियां कैसी होती है कि देखने में एक ही प्रकार की आकृति लगे, उसका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे आप हैं, आपके फोटो और आप दोनों क्या हो गए, समरूप, क्योंकि फोटो में साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन जो आपका साइज है वो वही ना रहेगा दोस्तों। तो इसके क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं, तो वर्ग देखिए, वर्ग ऐसा ही ना होगा, ये हो गया वर्ग, एक वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग, ये हो गया तीसरा वर्ग। तो इसका आकार भले के बदल रहा है, लेकिन आकृति क्या है, सेम है ना। यहाँ पर देखिए, सारे भुजा बराबर होती, सारे भुजा बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है दोस्तों। तो यह क्या कहलाएंगे, सभी वर्ग होते हैं समरूप। सभी आपसे पूछे कि क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है दोस्तों। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर 0 नहीं है का मूल होता है। आपको मूल निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू। तो यह श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं। तो यह क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नीचे में 2a है, यहाँ पर 4a कर दिया है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस बी है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले 2a होता है, तो 4a कर दिया है, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, यह आंसर हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आपको पता ही है कि ए बी सी क्या है, ए है गुणांक एक्स स्क्वायर का, बी है गुणांक एक्स का, और सी क्या है, अचर पद या एक्स का घात 0 का गुणक। ठीक है दोस्तों, तो यह हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन आपको से यह इसमें अंक बदलकर x का वैल्यू पूछ दे कि x का हल क्या होगा, तो आप यदि फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बच जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है,
त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया। त्रिभुज पी क्यू आर है एक, तो पहले पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं, चित्र को पार लेते हैं पी क्यू आर को। पी क्यू आर, पी क्यू आर में जो क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया। क्यू आर जो भुजा है ना दोस्तों, उसको एस बिंदु तक बढ़ाना है। तो क्यू आर भुजा ये है, किधर बढ़ाना है, आर की तरफ। क्यू आर कहाँ तक बढ़ाना है, एस बिंदु तक। तो एस बिंदु तक बढ़ा दिए। अब इसको मैं कह रहा है कि कौन पी आर एस, कौन कौन पी आर एस, यानी पी आर एस, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण का जिक्र हो रहा है दोस्तों, पी आर एस। ये वाला कोण क्वेश्चन में दे रखा है, कितना डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। अच्छा, तथा कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर 70 है, तो पी क्यू आर बराबर ए वाला कोण कितना है, 70 डिग्री है। ए कोण कितना है दोस्तों, 70 डिग्री। तो आपसे पूछा है कोण क्यू पी आर का मान निकाले। क्यू पी आर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा, तो ए वाला क्वेश्चन कैसे आप निकालेंगे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग त्रिभुज के विपरीत अन्य दो कोणों को योग के बराबर होता है। यानी जो ये वाला कोण है ना, कौन सा कोण, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होता है कोण पी आर एस के। तो यह होता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है आपसे कौन सा कोण, कोण क्यू पी आर पूछा, तो हम मान लेते हैं कि यह कोण x डिग्री है। तो x प्लस कोण पी क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, पी क्यू आर का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख लिए, बराबर कोण पी आर एस का मान कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री लिख दिए। अब देखिए x के साथ यहाँ पर 70 जोड़ में है, बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 70, बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो आप इसे लिख लीजिए। आज हम लोगों ने फिर से 10 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में आपको फिर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रतिदिन आपको डेली डेली एक एक वीडियो मिलेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे, और यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय।